हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आपके साथ में स्वागत है। आज हम लोग 5 दिसंबर टू 8 दिसंबर तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये पूरी करंट अफेयर सीरीज टोटली एग्जाम ओरिएंटेड है और इस पूरी करंट अफेयर सीरीज में हम लोग मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर करते हैं। ये पूरी करंट अफेयर सीरीज आपको वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक स्टेट पीएससी, एमपी, पटवारी, एसएससी और रेलवे पुलिस एग्जाम या अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो जिनमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो या ऐसे एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स आता हो, ऐसे सभी एग्जाम्स में ये करंट अफेयर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आपको इस पूरी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप स्टडी आपके साथ नाम के टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहां से आप इसे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगी। चलिए, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं क्विक रिवीजन की। तो ऐसे सभी स्टूडेंट जो कि पहली बार ये वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि अभी जो मैं करवाने वाला हूं या अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो क्विक रिवीजन यानी क्विक एनालिसिस करेंगे हम लोग प्रीवियस लेक्चर का। यानी प्रीवियस लेक्चर में हमने कौन कौन से करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन किया था, उन सभी को एक बार क्विक रिकैप हम लोग करने वाले हैं उन सभी का। चलिए देखते हैं हम लोग क्विक रिवीजन के बारे में। तो फर्स्ट नंबर की न्यूज हमारे पास क्या थी? तो फर्स्ट नंबर की न्यूज हमने देखी थी यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एक नई मेंबर को अपॉइंट किया गया। एक नई मेंबर को अपॉइंट किया गया था और आप सभी को पता है ये मेंबर को अपॉइंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करते हैं अपॉइंट। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है प्रीति सुदान। प्रीति सुदान एक नई मेंबर नियुक्त की गई हैं यूपीएससी की। अगर मैं बात करूं यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन की, तो करंट चेयरमैन कौन है? तो करंट चेयरमैन की बात करते हैं तो वो है मनोज सोनी। मनोज सोनी इसके करंट चेयरमैन है। ठीक है, इसके अलावा मैंने यूपीएससी के बारे में आपको बहुत सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी थी। वो सारी जानकारी आप कहां से देखेंगे? वो सारी जानकारी आप प्रीवियस वीडियो से जाकर देखिए, वहां से आपको सारी चीजें यूपीएससी के बारे में पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमने कवर की है प्रीवियस लेक्चर में। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। हमारी सेकेंड नंबर की न्यूज थी नेशनल पॉपुलेशन कंट्रोल डे। नेशनल पॉपुलेशन बोल रहा हूं मैं, सॉरी, पॉल्यूशन कंट्रोल डे। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे यह मनाया जाता है 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को प्रत्येक साल मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जा रहा है और कब से मनाया जा रहा है? तो ये भोपाल गैस ट्रेजेडी से रिलेटेड है। जिस साल भोपाल गैस ट्रेजेडी यानी 1984 में जब ये ट्रेजेडी हुई, भोपाल गैस ट्रेजेडी, उस साल के बाद से प्रत्येक वर्ष नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे मनाया जा रहा है 2 दिसंबर। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि 2 दिसंबर 1984 को भोपाल में एक गैस है मेथिल आइसोसाइनेट नाम की एक गैस रिलीज हो गई थी एक फैक्ट्री से। उस फैक्ट्री का नाम क्या था? तो यह भी ध्यान रखना है, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। और मैंने ऑलरेडी आपको यह बता रखा है कि ये जो ट्रेजेडी हुई, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, इसमें अप्रॉक्सीमेटली 5000 डेथ हुई थी। 5000 डेथ और करीब 5 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए थे इस वजह से। ये जो पूरी ट्रेजेडी है ये एक भयावह रूप ले ली थी। इस वजह से हम लोग क्या मना रहे हैं? हर साल, प्रत्येक साल नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे कब मनाया जा रहा है? 2 दिसंबर को प्रत्येक साल मनाया जाता है। तो ये वाली सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हमने थर्ड न्यूज क्या देखी थी? तो थर्ड न्यूज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड न्यूज हमने देखी थी, अगर मैं बात करूं नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे, तो इसके कई लॉज भी इंप्लीमेंट हुए, उसके बारे में भी आपको डिटेल इंफॉर्मेशन आपको दिख जाएगी कहां पे? प्रीवियस लेक्चर में, है ना। तो थर्ड नंबर की न्यूज हमने देखी थी कि इंडिया का जो एमएमआर है, एमएमआर का मतलब क्या? मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो में इंडिया क्या हुआ है? डिक्लाइन किया है, यानी कि एक अच्छी पोजीशन पर बन रहा है ये। तो 97th हो चुका है। आपको मैंने ये वाली बात बताई थी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो इंडिया का क्या हो गया है? 97 हो गया है। ये वाली बात आपको ध्यान रखना है कि ये कंटिन्यूअसली डिक्लाइन कर रहा है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए बात करते हैं अगली चीज की। तो फोर्थ नंबर की न्यूज हमने क्या देखी थी? एक सेकेंड, फोर्थ नंबर की न्यूज हमने क्या देखी थी? तो फोर्थ नंबर की न्यूज हम लोग मध्य प्रदेश से रिलेटेड हमने देखी थी। तो मध्य प्रदेश में दिया गया है रिसेंटली किशोर कुमार सम्मान 2021 का। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो कि ध्यान से इस वीडियो को अगर आपने देखा होगा प्रीवियस लेक्चर में, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था किशोर कुमार सम्मान 2022 का अनुराधा पौडवाल जी को दिया गया है। अनुराधा पौडवाल जी को ये पहले ही दे दिया गया था। इस वजह से
चीजें नहीं आई सामने। लेकिन 2021 का रिसेंटली किसे दिया गया है, तो 2021 का किशोर कुमार सम्मान विवेक रंजन अग्निहोत्री को दिया गया है। विवेक रंजन अग्निहोत्री, आप सभी इनसे परिचित होंगे। मैंने आपको बताया था विवेक रंजन अग्निहोत्री द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर हैं। द कश्मीर फाइल्स जो मूवी आई थी उसके डायरेक्टर हैं कौन? विवेक रंजन अग्निहोत्री। इसके अलावा अनुराधा पौडवाल जी के बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो एक्चुअली में मध्य प्रदेश सरकार 2022 का अवार्ड पहले ही दे दी थी और उसको ये भूल गया था कि हमें 2021 का भी देना है, तो 2021 का उसके बाद डिक्लेयर हुआ किशोर कुमार सम्मान अवार्ड दिया, इसे दिया गया विवेक रंजन अग्निहोत्री को। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा 5th नंबर में हमने क्या देखा था, सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड, सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। लगभग 3 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एमपी की रैंक फर्स्ट है और किन में, तो एमपी की रैंक फर्स्ट है, मध्य प्रदेश फर्स्ट रैंक पर है। आपको मैंने ऑलरेडी ये वाली बात बताई थी कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पीएम मातृ वंदना योजना, इसमें आप सभी को पता है कि मदर्स को, जो माताएं हैं, जब वो बर्थ देती हैं किसी चाइल्ड को, तो उस टाइम पर उन्हें एक सहायता राशि प्रदान की जाती है। उससे रिलेटेड ये योजना है, 6,000 रुपए दिया जाता है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, पीएम स्वनिधि योजना, इस पर भी मध्य प्रदेश की रैंक क्या है? फर्स्ट है। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना मैंने आपको बता ही दिया। आयुष्मान भारत योजना, इस पर भी मध्य प्रदेश की रैंक क्या है? फर्स्ट है। ध्यान रखना है ये वाली बात। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम आवास योजना, रूरल की बात करें तो रूरल, ध्यान रखना है रूरल, यानी रूरल का मतलब जैसे ही आपको रूरल वर्ड आए आपके सामने तो आपको ध्यान आना चाहिए गांव, मतलब गांव में बेसिकली जो आवास योजना का सबसे बेटर इंप्लीमेंटेशन कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश में हुआ है, मतलब गांवों में, है ना। बहुत तेजी से हमने या मध्य प्रदेश सरकार ने घर बनाए हैं, आवास की आपूर्ति की है। इस वजह से मध्य प्रदेश की रैंक क्या आई है? फर्स्ट आई है। तो ध्यान रखना है आपको ये सारी चीजें। तो ये जो फैक्ट्स हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो कि आपको वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक अभी जैसे पटवारी है, एपेक्स का आ गया है, बहुत सारी वैकेंसीज मध्य प्रदेश में आने वाली है, वन रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड, है ना। सारे एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव में ये सारे करंट अफेयर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की, यानी कि जो अगले नेक्स्ट फ्रेश करंट अफेयर है उनकी बात करते हैं। तो रिसेंटली बी.आर. अंबेडकर की पुण्यतिथि को सेलिब्रेट किया गया, यानी कि बी.आर. अंबेडकर का इस दिन निधन हुआ था। उस डेट को आपको ध्यान रखना है। वो डेट क्या है? 6 दिसंबर। 6 दिसंबर को हर साल महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है प्रत्येक साल। और ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? तो डेथ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, यानी कि इस दिन डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की डेथ हुई थी, इस वजह से उनकी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। तो आपको ये वाली बात ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको पता होगा कि बी.आर. अंबेडकर पहले तो दलित थे, ये वाली बात तो आपको पता ही होगी, है ना। दलितों के लिए इन्होंने बहुत ही जबरदस्त काम किया है, उनका अपलिफ्टमेंट करने के लिए बहुत ही जबरदस्त योगदान दिया है। और बाद में ये हिंदू से अपना धर्म परिवर्तन करते हैं और बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लेते हैं, या बुद्धिज्म या बुद्ध रिलीजन को अडॉप्ट करते हैं। बाद में इनकी डेथ होती है 6 नवंबर 1956 को, और इसी दिन महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैत्य भूमि इज अ मेमोरियल टू बी.आर. अंबेडकर लोकेटेड इन मुंबई। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि बी.आर. अंबेडकर का जो मेमोरियल है वो कहाँ स्थापित किया गया है, या उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है चैत्य भूमि। और ये कहाँ स्थापित है? तो ये मुंबई में स्थापित बेसिकली किया गया है, ठीक है। तो आपको ये स्थित है, तो आपको ये वाली बात याद रखना है कि बी.आर. अंबेडकर का जो मेमोरियल है उसका नाम है चैत्य भूमि, और वो कहाँ लोकेट करता है? मुंबई में लोकेट करता है। इसके अलावा इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया 1990 में। 1990 में इन्हें हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा इन्हें फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बिल्कुल। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कई बार एग्जाम्स में एज इट इज यही क्वेश्चन पूछा गया है कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किन्हें कहा जाता है? तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को कहा जाता है। इसके अलावा इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी कौन थे? तो इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। कई सारी इंफॉर्मेशन है इसमें, आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं, आपको ये वाली बातें याद रखनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बी.आर. अंबेडकर का मेमोरियल कहाँ है, तो बी.आर. अंबेडकर
का मेमोरियल आपको ध्यान रखना है। इनका मेमोरियल कहाँ है? तो मुंबई में लोकेट करता है, जिसका नाम क्या है? चैत्य भूमि। ये बुद्धिज्म को बाद में अडॉप्ट कर लेते हैं और इनकी मृत्यु कब हुई? 6 दिसंबर 1956 को। इसके अलावा इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। कब? 1990 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। इसके अलावा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसके अलावा ये इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर भी थे। यही सारी चीजें आपको यहाँ पर हिंदी में भी मिल जाएंगी, तो परेशान नहीं होना है हिंदी मीडियम वालों के लिए। बिल्कुल वही वाली बातें हैं, सेम चीजें। आप पीडीएफ देखेंगे तो आपको सारी चीजें एज इट इज समझ में आ जाएगी, है ना। तो भारतीय संविधान के पिता के रूप में किन्हें जाना जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जाना जाता है। बात करते हैं अगली न्यूज की। अगला क्वेश्चन है, विच यूनियन टेरिटरी इन इंडिया हैज द कंट्रीज बिगेस्ट इंटरनेशनल योगा सेंटर? ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आने वाले जितने भी अपकमिंग एग्जाम है एसएससी के या सेंट्रल लेवल के जितने भी एग्जाम है, उनमें पूछा जाने वाले ये फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है। प्रेडिक्टेबिलिटी है कि ये हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन आ सके। विच यूनियन टेरिटरी, क्योंकि यूनियन टेरिटरी में स्थापित है इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हैज द कंट्रीज बिगेस्ट इंटरनेशनल योगा सेंटर। कंट्री यानी देश का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय योग केंद्र कहां है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है। जम्मू एंड कश्मीर में है, तो आपको ध्यान रखना है जम्मू एंड कश्मीर में ये इंडिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल योगा सेंटर बनाया जा रहा है। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें इसकी, तो ये बेसिकली जम्मू कश्मीर में भी कहां है? तो जम्मू कश्मीर के उधमपुर में। ध्यान रखना है, जम्मू कश्मीर के उधमपुर में चेनानी तहसील के मतलाई गांव में भारत का सबसे बड़ा योग केंद्र बनाया गया है। तो आपको यह ध्यान रखना है। इसके अलावा यह किस नदी के तट पर है? तो यह तवी नदी के तट पर है, और इस तवी नदी को सूर्यपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। सूर्यपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि तवी नदी को किस नाम से जाना जाता है? सूर्यपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो बेसिकली इंडिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल योगा सेंटर यानी अंतरराष्ट्रीय योग केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कहां, तो उधमपुर के मतलाई गांव में इसे स्थापित किया जाएगा। ठीक है, ये किस नदी के किनारे है? तो यह तवी नदी के किनारे है, और तवी नदी को हम लोग सूर्यपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। अगली न्यूज है, इंडियाज फर्स्ट गोल्ड एटीएम लॉन्च्ड इन हैदराबाद। बात किसकी कर रहे हैं हम लोग? बात कर रहे हैं इंडियाज फर्स्ट गोल्ड एटीएम कहां लॉन्च हुआ है? हैदराबाद में लॉन्च किया गया। ये वाली न्यूज बेसिकली एक न्यूज के तौर पर ये बस आप इसको बस देख लीजिए कि कहां लॉन्च हुआ। तो भारत का पहला गोल्ड एटीएम। अब ये गोल्ड एटीएम का मतलब क्या है? गोल्ड एटीएम का मतलब गोल्ड सिक्के, यानी यहां से आप इसके माध्यम से आप गोल्ड सिक्के खरीद सकते हैं या बाय कर सकते हैं। किसकी मदद से? आपको क्या करना होगा? बेसिकली डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का यूज करके आप बेसिकली क्या कर सकते हैं? गोल्ड को परचेज कर सकते हैं या गोल्ड ले सकते हैं। ठीक है, तो पहला गोल्ड एटीएम कहां है? हैदराबाद में। यही वाली बात आपको ध्यान रखनी है। सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाएंगी, परेशान नहीं होना है। चलिए बात करते हैं, वैसे भी वो इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं थी, फिर भी हमने कवर कर ली। विजय हजारे ट्रॉफी फाइनल हुआ। आप सभी को पता होगा विजय हजारे ट्रॉफी के बारे में, जो कि क्रिकेट स्पोर्ट से रिलेटेड है। विजय हजारे ट्रॉफी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है, और इसमें सौराष्ट्र ने बीट किया है महाराष्ट्र को बाय 5 विकेट। आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान सिर्फ इतना रखना है इस पूरी न्यूज में कि विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है? तो सौराष्ट्र ने जीती है। बस इतना आप ध्यान रखिए। यह कहां आयोजित हुई? तो यह नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में आयोजित की गई थी। तो विजय हजारे ट्रॉफी सौराष्ट्र ने जीती। सौराष्ट्र एक टीम है ना। सौराष्ट्र एक टीम है, टीम का नाम है। और इसके अलावा यह कहां आयोजित हुआ? तो यह नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में आयोजित किया गया। प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से मतलब आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इतना ज्यादा आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए, विजय हजारे ट्रॉफी जो कि क्रिकेट से संबंधित है। इसके अलावा सौराष्ट्र ने रिसेंटली जीत हासिल की है। बस आप इतना ध्यान रखिए। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। बाकी सारी चीजें अगर आपको पढ़नी है तो आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, सिर्फ हम लोग उसी को यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। बात करते हैं, बीसीसीआई सेट टू इंट्रोड्यूस वुमेन अंपायर्स इन रणजी ट्रॉफी। अब ये एक ऐतिहासिक घटना है, ये एक ऐतिहासिक इवेंट है अपने आप में। इस वजह से हमने इस न्यूज को कवर किया है बेसिकली क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने, बीसीसीआई का फुल फॉर्म भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने रिसेंटली वुमेन अंपायर्स अभी तक आपने कहीं नहीं देखा होगा किसी भी क्रिकेट मैचेस में वुमेन अंपायर्स को अंपायरिंग करते हुए, कभी नहीं देखा होगा। जो भी लोग क्रिकेट देखते हैं वो इतना जानते होंगे कि हमेशा कोई मैन ही होता था अंपायर। लेकिन पहली बार बीसीसीआई ये इंट्रोड्यूस कर रही है कि रणजी ट्रॉफी में कौन होने वाला है? तो रणजी ट्रॉफी में सबसे पहली बार वुमेन अंपायर्स
बनाई गई हैं। ये 3 वुमेन एम्पायर है जिनकी इमेज आप यहाँ पर देख रहे हैं। इनके नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं अगर आपको याद हो जाए तो, वृंदा राठी, जननी नारायण, गायत्री वेणुगोपालन। तो 3 लोगों का नाम है वृंदा राठी, जननी नारायण, इसके अलावा गायत्री वेणुगोपालन। ये 3 अंपायर्स जो कि रणजी ट्रॉफी में बेसिकली अंपायरिंग करने वाली हैं। ठीक है, तो ये वाली बात आपको ध्यान रखना है। ये टूर्नामेंट है, 13 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। ये सारी चीजें आपको बिल्कुल ध्यान नहीं रखनी है। इसके अलावा 2021-22 जितने लोग मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी एमपीपीएससी, एमपी पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एमपी के, उनको ये वाली बात ध्यान रखनी है कि मध्य प्रदेश ने इस बार यानी 2021-22 के एडिशन में फर्स्ट टाइम रणजी ट्रॉफी जीती है। फर्स्ट टाइम रणजी ट्रॉफी जीती है, इसलिए ये वाली बात तो बिल्कुल ध्यान ही रखना है। रणजी ट्रॉफी के बारे में ऑलरेडी मैंने डिटेल इंफॉर्मेशन आपको बता दी है। बस आप मुझे इतना बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये वाली बात कवर कर ली है। अगर आपको याद हो और अगर नहीं भी याद हो तो आप क्या कर सकते हैं, गूगल से सर्च कर सकते हैं कि इस रणजी ट्रॉफी की टीम का कैप्टन कौन था। पूछा जा सकता है, इसलिए पूछा जा रहा है, आपसे मैं पूछ रहा हूं। अगर आप सही जवाब नहीं देते हैं या आपका जवाब नहीं आता है तो मैं अगले वीडियो लेक्चर में आपको ये वाली बात बता दूंगा। ठीक है, तो रणजी ट्रॉफी ये पहली बार मध्य प्रदेश ने जीती है, इस वजह से ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट थी। और वुमेन एम्पायर्स भी पहली बार एम्पायरिंग करने वाली हैं। एक ये भी बहुत अपने आप में ऐतिहासिक घटना है। ऐसा आपसे पूछा जा सकता है कि किस साल वुमेन एम्पायर्स पहली बार किसी क्रिकेट मैच में एम्पायरिंग की थी। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, हो सकता है आज ना बने, लेकिन आज से आने वाले अगले 2 सालों में कभी बन सकता है। तो आप बस बिल्कुल न्यूज से रूबरू रहें, इस वजह से ये क्वेश्चन को डाला गया। बिल्कुल सिंपल सी न्यूज है, लेकिन आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, इस पर्टिकुलर न्यूज में आपको ध्यान ये रखना है कि रणजी ट्रॉफी पहली बार मध्य प्रदेश ने जीती है 2021-22 के एडिशन में, है ना। 2021-22 में जो रणजी ट्रॉफी हुई थी उसमें पहली बार मध्य प्रदेश ने जीता, और उसके कैप्टन का नाम आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा कौन सी टीम रणजी ट्रॉफी जीती है, तो सबसे ज्यादा मुंबई एकमात्र ऐसी टीम है जिसने 41 टाइटल्स जीते हैं, जो कि अपने आप में सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगली न्यूज भी मध्य प्रदेश से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, बेहद जरूरी न्यूज है। ये न्यूज क्या है, रिसेंटली एट विच एयरपोर्ट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ न्यू एयर टर्मिनल वाज लेड बाय द यूनियन मिनिस्टर अमित शाह। रिसेंटली यानी हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस हवाई अड्डे पर नए हवाई टर्मिनल की आधारशिला रखी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा घुमावदार है, क्योंकि जनरली अगर ऐसा क्वेश्चन कोई आता है कि अभी किस नए एयर टर्मिनल का, एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किया गया है, तो हम लोग जनरली सोचते हैं कि इंदौर हो सकता है या भोपाल हो सकता है, लेकिन इंदौर या भोपाल में से दोनों में से नहीं है। या इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ग्वालियर। रिसेंटली ग्वालियर एयरपोर्ट में एक नया एयर टर्मिनल ही बन रहा है। एयर टर्मिनल, बिल्कुल एक नया एयर टर्मिनल। एक नए एयर टर्मिनल का मतलब क्या, एक नए, जैसे आप देखते हो रेलवे स्टेशन, जैसे जबलपुर की बात करें, जबलपुर में 2 रेलवे स्टेशन है अलग अलग, है ना। एक मेन रेलवे स्टेशन होगा, एक मदन महल रेलवे स्टेशन, वैसा ही कुछ है टर्मिनल। आप रिलेट कर सकते हो टर्मिनल, जहां पे बेसिक सारी फैसिलिटीज होने वाली है ना। तो ये एयर टर्मिनल पर्टिकुलरली कहां बनाया जाना है, किस एयरपोर्ट में या किस शहर में बनने वाला है, ये ग्वालियर में बनने वाला है। ठीक है, इसके अलावा आप जान लीजिए कि बाकी जो मध्य प्रदेश में कितने टोटल एयरपोर्ट हैं और उनके नाम क्या है। तो अगर बात करें ग्वालियर एयरपोर्ट की, तो ग्वालियर एयरपोर्ट का नाम है राजमाता विजयाराजे सिंधिया एयरपोर्ट। इसका जो पूरा नाम है वो नाम क्या है, राजमाता विजयाराजे सिंधिया। इसके अलावा इंदौर का जो एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इंदौर के हवाई अड्डे का नाम क्या है या इंदौर के एयरपोर्ट का नाम क्या है, तो लोकमाता अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके अलावा जबलपुर के एयरपोर्ट का नाम है रानी दुर्गावती एयरपोर्ट या डुमना एयरपोर्ट। तो जो जबलपुर से हैं उनको तो पता होगा, लेकिन बाकी ऐसे लोग जो जबलपुर से नहीं है उनको ये वाली बात याद रखनी है कि रानी दुर्गावती कहां से एसोसिएट करती हैं, जबलपुर से एसोसिएट करती हैं। इस वजह से जबलपुर में ही उनके नाम से एक एयरपोर्ट है। इसके अलावा डुमना एयरपोर्ट भी इसे कहा जाता है। भोपाल के एयरपोर्ट का नाम क्या है, राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां का है, भोपाल का है। तो ये वाली बातें आपको ध्यान रखनी है। बेसिकली बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा लॉजिकल है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, राजीव लक्ष्मण करंदीकर नेम्ड एज चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये अपने आप में, क्योंकि आप सभी को पता होगा ये आयोग से रिलेटेड कई न्यूज आती हैं एग्जाम में। मैंने आपको रिसेंटली कवर करवाया है एनसीबीसी, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, नीति आयोग, यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही आपको ये वाली बात कवर करवाई थी।
है ना। तो और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कई सारे कमीशन के बारे में हम लोगों ने डिटेल इंफॉर्मेशन देख ली है, लेकिन एक नया कमीशन हम लोग के सामने आया है, उसके नए चेयरमैन कौन बने हैं और ये न्यूज मध्य प्रदेश से कैसे रिलेट करती है, ये वाली बात भी मैं आपको बताने वाला हूं, है ना। तो मध्य प्रदेश के एग्जाम में भी ये कैसे रिलेट करती है, ये वाली बात भी मैं आपको बताऊंगा। तो राजीव लक्ष्मण करंदीकर, इनका नाम आपको याद रखना है, ये क्या बन गए हैं, चेयरपर्सन बन गए हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, है ना। अगर बात करें नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ, या आपसे बोला जाए इसका फाउंडेशन कब हुआ, तो ये जून 2005 में डॉक्टर सी रंगराजन कमीशन की रिकमेंडेशन पर इस आयोग का गठन किया गया था। इसका मुख्य काम क्या होता है, इसका या मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो देश में जितनी भी सांख्यिकी एजेंसी है या स्टैटिस्टिकल ऑफिसेस हैं, है ना, उनके सामने जो आंकड़े आते हैं, आंकड़ों के संबंध में आने वाली समस्याओं को कम करना इसका बेसिक काम होता है, और भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों में जनता के विश्वास को मजबूत करना भी इसका प्रमुख काम है। इसके अलावा आयोग के अध्यक्ष को भारत सरकार के राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। ये वाली बात आपको नहीं ध्यान रखनी है, आपको सिर्फ कितना ध्यान रखना है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य सांख्यिकी एजेंसियों यानी स्टैटिस्टिकल ऑफिसेस में या एजेंसीज में पूरी कंट्री की जो भी समस्याएं आती हैं डेटा को कलेक्शन करने के लिए के रिगार्ड्स में जितनी भी समस्याएं आती हैं, उन सभी समस्याओं को कम करना इस प्रमुख आयोग का काम है। और ये कब बनाई गई, तो जून 2005 में इसका गठन हुआ। इसके अलावा सी रंगराजन कमीशन या आयोग की रिकमेंडेशन पर यह पर्टिकुलर आयोग का गठन किया गया था। चेयरपर्सन कौन बन गए हैं, राजीव लक्ष्मण करंदीकर। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश से ये कैसे रिलेट करती हैं। तो ये आपको जो इमेज या पर्सन दिख रहे हैं, ये है राजीव लक्ष्मण करंदीकर, और ये मध्य प्रदेश के किस शहर से बिलोंग करते हैं, तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से बिलोंग करते हैं। इस वजह से ये न्यूज अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से ये बिलोंग करते हैं राजीव लक्ष्मण करंदीकर, जिन्हें रिसेंटली चेयरपर्सन बनाया गया है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन की, सॉरी, ठीक है, जिसका मुख्यालय कहां पे है, तो जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, ठीक है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपसे ऐसा प्रश्न आए कि हाल ही में राजीव लक्ष्मण करंदीकर को नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, ये बेसिकली मध्य प्रदेश के किस शहर से बिलोंग करते हैं, तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से बिलोंग करते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन, जो कि अगला क्वेश्चन भी मध्य प्रदेश से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which artist of MP has created a world record for making the smallest गोंड पेंटिंग? बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, गोंड पेंटिंग। ऐसा कौन सा आर्टिस्ट है मध्य प्रदेश का जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है फॉर मेकिंग स्मॉलेस्ट, यानी सबसे छोटी गोंड पेंटिंग बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो ये जो है यही आर्टिस्ट हैं जिन्होंने यह रिकॉर्ड बनाया है। तो ये मध्य प्रदेश की इस कलाकार का नाम क्या है, तो इनका नाम है रिया जैन, और ये कहां से बिलोंग करती हैं, भोपाल से बिलोंग करती हैं। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी ट्राइब से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है बहुत वो फेमस होता है क्वेश्चन, या बहुत ही डीप वाला क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये। स्मॉलेस्ट गोंड पेंटिंग, मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद इसकी पेंटिंग भी दिखाऊंगा कि ये इतनी स्मॉलेस्ट पेंटिंग इन्होंने कैसे बनाई और कहां पर बनाई। तो ये जो स्मॉलेस्ट गोंड पेंटिंग है ये किसने बनाई है, तो आपको ध्यान रखना है रिया जैन ने बनाई है। रिया जैन ने गोंड पेंटिंग बनाई है स्मॉलेस्ट, जिसकी वजह से इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर लिया है। और ये कहां से बिलोंग करती हैं, तो ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है, ये भोपाल से बिलोंग करती हैं, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल से बिलोंग करती हैं, और कैपिटल वाले अपने आप में जबरदस्त काम करते रहते हैं, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, रिया जैन भोपाल से बिलोंग करती है। अब मैं आपको दिखाता हूं इनकी पेंटिंग। इन्होंने एक स्केल पर ये पेंटिंग बनाई है, कि आपको दिख रही है ये इमेज स्केल की है, और स्केल के बीच में जो छोटा सा स्पेस होता है उस पर ये खूबसूरत पेंटिंग इन्होंने बनाई है, बहुत ही जबरदस्त दिख रही है जो अपने आप में। इस वजह से इनका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ है, ठीक है। चलिए, तो आपको ध्यान रखना है रिया जैन का नाम, स्मॉलेस्ट गोंड पेंटिंग कहां से बिलोंग करती हैं, भोपाल से बिलोंग करती हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन एनर्जी लिटरेसी कैंपेन, ऊर्जा साक्षरता अभियान। जब बात करते हैं ऊर्जा साक्षरता अभियान की, मध्य प्रदेश में रिसेंटली चलाया जा रहा है, मतलब बेसिकली ऊर्जा यानी एनर्जी के बारे में एक साक्षरता यानी लोगों को जागरूक करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है कि आप बिजली की बचत करें, और किन किन तरीकों से आप बिजली की बचत कर सकते हैं, इसके बारे में ये पर्टिकुलर कैंपेन है। और इसमें मध्य प्रदेश के किस शहर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो मध्य प्रदेश के शाजापुर शहर ने फर्स्ट रैंक प्राप्त की है। तो विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी हैज सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन एनर्जी लिटरेसी कैंपेन, तो एनर्जी लिटरेसी कैंपेन में शाजापुर जिला मध्य प्रदेश का फर्स्ट रैंक हासिल करने वाला
शहर है। अगर मैं बात करूं ये शाजापुर है कहां पे, अगर मैं मानूं कि ये आपका पूरा एमपी है, सपोज ये आपका एमपी है, कुछ अच्छा मैप नहीं है, मैं मुझे पता है, तो मैं बस आपको उसकी लोकेशन दिखाना चाहता हूं। यहां पर आपको कहीं पर मिल जाएगा शाजापुर, बिल्कुल शाजापुर यहां पर इस लोकेशन पे आपको दिखेगा। अगर ये मैप मैं इसको मानूं एमपी का मैप है, तो आप ऐसा समझिए शाजापुर इस वाली लोकेशन पर मिलेगा, बिल्कुल शाजापुर। देखिए एक और अच्छी चीज मैं सोच रहा हूं इस बार शुरू करने की, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है पर्टिकुलर की जिसमें हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो मैं आपको एक टास्क देना चाहता हूं कि शाजापुर के बारे में आप जो चीजें जानते हो या जिस पर्टिकुलर चीज के लिए ये शहर पर्टिकुलर मध्य प्रदेश का फेमस है, क्योंकि एमपी पटवारी की बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे होंगे, है ना, तो अगर आपकी तैयारी भी उससे बहुत ही अच्छी हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है, आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये बता सकते हैं कि शाजापुर शहर किन चीजों के लिए बेसिकली फेमस है। ठीक है, वहां पर कौन कौन सी चीजें हैं जो कि बहुत पॉपुलर है या अपने आप में एक बहुत स्थान रखती है, एक बड़ा स्थान रखती है, इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें, एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको लगता है कि हाँ ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, वो सारी चीजें या उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन, एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन आप मुझे दे सकते हैं कहाँ पे, कमेंट सेक्शन में, या फिर मैं आपको लास्ट में सोशल मीडिया हैंडल्स के बारे में बताऊंगा, चाहे इंस्टाग्राम में हो चाहे टेलीग्राम में हो, आप कहीं पर भी मुझे अपने फीडबैक दे सकते हैं कि शाजापुर में क्या क्या चीजें हैं फेमस। बेसिकली आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे बता सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। बेसिकली अगर मैं यहां पर आपको एक इंफॉर्मेशन दूं तो मुझे याद आता है कि शाजापुर में एक कवि है, शाजापुर से बिलोंग करते हैं एक कवि जो कि अपने आप में बहुत पॉपुलर है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो ये इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें हम सबसे, ठीक है। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनका नाम आपने सुना होगा, इनकी बर्थ प्लेस है, इनकी बर्थ प्लेस है शाजापुर। शाजापुर इनकी बर्थ प्लेस यानी इनका जन्म स्थान कहां पर है? शाजापुर में। शाजापुर के भी स्पेशली किस गांव में? तो भयानक गांव में, भयानक गांव में इनका जन्म हुआ, बालकृष्ण शर्मा नवीन, ठीक है। इसके अलावा 1960 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। बालकृष्ण शर्मा नवीन को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया 1960 में। और इनके फेमस वर्क है उर्मिला, जो कि एक महाकाव्य है, और प्राणार्पण, प्राणार्पण, ठीक है, प्राणार्पण, ये एक खंड काव्य है और इनके ये फेमस काव्य है। इनकी कंपोजिशन के बारे में भी मैं आपको बता सकता हूं, प्रभा और प्रताप इनकी प्रमुख कंपोजिशन भी रही हैं, अदर कंपोजिशन भी रही हैं। तो उर्मिला का नाम ध्यान रखना है, उर्मिला और प्राणार्पण, ये इनके प्रमुख फेमस वर्क हैं। तो ये हो गई शाजापुर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्योंकि बर्थ प्लेस है ये बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की, इन्हें 1960 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उर्मिला खंड काव्य है, प्राणार्पण खंड उर्मिला महाकाव्य है और प्राणार्पण खंड काव्य है। आपको बेसिकली इस न्यूज में याद क्या रखना है, ये नहीं भूलना है, एनर्जी लिटरेसी कैंपेन में शाजापुर की फर्स्ट रैंक आई है, ठीक है। तो ये वाली चीज आप मुझे जरूर बताएं, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप कोई अपना एफर्ट दिखाते हैं यूट्यूब कमेंट सेक्शन में, और जिससे बहुत सारे आपको भी चीजों के बारे में पता चलेगा जब आप सर्च करेंगे, और बाकी अदर लोगों को भी जानकारी होगी। उस पर्टिकुलर न्यूज को हम लोग आगे आने वाले लेक्चर में कवर भी करेंगे, ठीक है। बात करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन की। आपका पहला क्वेश्चन है, हु विल बी ऑनर्ड विद द किशोर कुमार सम्मान 2022 बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट? किशोर कुमार सम्मान 2022 से किसे सम्मानित करेगी मध्य प्रदेश सरकार? अनुराधा पौडवाल, विवेक रंजन अग्निहोत्री, अशोक मिश्रा और अमिताभ भट्टाचार्य, ये चार आपके ऑप्शन है। इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसके अलावा आपका अगला क्वेश्चन है, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट ऑफ द ईयर? प्रत्येक साल नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 26 नवंबर, 2 दिसंबर या 4 दिसंबर? इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है और आपको बताना है कहां। ये किससे रिलेट करता है ये भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किससे रिलेट करता है, किसकी वजह से ये मनाया जाता है, वो वाली चीज भी आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा सारी चीजें अगर आपको समझ में आई हो, अगर आपको आपका एक अच्छा फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं, आपको सेशन अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आप इन सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से जुड़कर आप मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने सुझाव दे सकते हैं। आप अपना एक फीडबैक, एक अच्छा फीडबैक देना ना भूलें। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहिए। और हाँ, एक बात और कि आप उस क्वेश्चन का, शाजापुर के बारे में आप मुझे कुछ इंफॉर्मेशन जरूर दे सकते हैं, जो कि कमेंट सेक्शन में। तब फिर से मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।